प्रश्न ये है, अभी सीबीआई ने सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया, ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या है ये? बाल यौन शोषण सामग्री को रोकना, ठीक है ना। ये आतंकवादियों को आतंकवादी लिख दिया है। ये बहुत ही बाल यौन शोषण सामग्री क्या चीज है? दरअसल आजकल बहुत सारे लोग जो है मोबाइल यूज करते हैं, लगभग सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, और भारत में जो मोबाइल है वो उसका इंटरनेट बहुत ही सस्ता है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में जो भारत का मोबाइल रेट है ना, वो सबसे सस्ता है। इतना सस्ता बाकी दुनिया में कहीं नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, और चाहे मध्य एशिया के देश हो, कहीं भी इतना सस्ता मोबाइल नहीं है। सबसे सस्ता कहां पे है? भारत में ही। तो ऐसे में जो है मोबाइल लोग बहुत सारे देख रहे हैं। अभी हम लोग दोस्त से डिस्कस भी कर रहा था, मोबाइल के छोटे छोटे बच्चे आजकल शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, ठीक। जो भी देखिए, जो भी आप मोबाइल खोले तो शॉर्ट वीडियो आने लगते हैं, और शॉर्ट वीडियो पॉपुलैरिटी के बहुत आसान माध्यम भी बन गए हैं। लेकिन ये है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक। नुकसानदायक इसलिए है कि छोटे छोटे बच्चे जो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो में क्या कंटेंट डाल दिया जाए ये डिसाइड करेंगे सब यूट्यूब वाले या बाकी सारे लोग, और उस पर किसी भी सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं। आने वाले समय में इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं कंट्रोल करने से भारत में बहुत सारे जो है लड़ाई झगड़े सिर्फ व्हाट्सएप और इसी यूट्यूब की वजह से हो गए। और अभी भी यही होता है, आप देखते होंगे यूट्यूब में जब भी आप खोलते होंगे तो 99% चांस आपको बेवकूफी बनाया जाता है, लिखा रहा है कुछ और। कल मैंने एक वीडियो खोला कि हाई कोर्ट ने सचिवालय की सारी परीक्षाओं को स्थगित किया, बाद में मालूम चला यहां नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड के। तो आदमी अगर पूरा ना देख पाए किसी कारण से, तो दिमाग उसका डिस्टर्ब रहता है, पता लगा कि यहां की नहीं कहीं और बात हो रही। तो अब उसने कोई गलत तो कहा नहीं, लेकिन खबर को सनसनीखेज बना दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे सनसनीखेज चीजों से जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसी में ये जो है बाल यौन शोषण सामग्री, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन पे आधारित बहुत सारे पॉर्न वीडियो बना बना के जो है डाले जा रहे थे, और जिससे जो यंग जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। एक बार मैं स्टडी पढ़ रहा था न्यूजीलैंड की, आज से लगभग 15-16 साल पहले, और उसमें पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड में जो 13-14 साल की लड़कियां हैं वो सब प्रोस्टिट्यूशन काम करना शुरू कर दी, क्योंकि वो सब देश एडवांस हैं, माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं, बच्चे अपना मोबाइल यूट्यूब देख रहे हैं, धीरे धीरे वो सब देखते देखते अब क्या देख रहे हैं गार्जियन को नहीं मालूम। फिर बच्चों का खर्च बढ़ गया, उस खर्च की पूर्ति कैसे करेंगे? तो उसके लिए वहां की जो है लड़कियों ने बहुत सारा ये काम करना शुरू किया। तो ऐसे ही पूरे विश्व में इस तरह का हो रहा है, और भारत में भी ऐसा हो रहा है। जैसे आजकल हर बच्चा चाहता है कि हम यूट्यूबर बन जाए, हर बच्चे के दिमाग में यही कि हम सौरभ जोशी बन जाए। हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम बहुत बड़ा जो है तुरंत इसे रातों रात पैसा कमा के अमीर आदमी हो जाए। जो रातों रात पैसा आता है ना, ये दिमाग एकदम खराब कर देता है। तो इसीलिए जो है सीबीआई ने शुरू किया है। तो ये जो ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? बाल यौन शोषण सामग्री को रोकना, जो कंटेंट दिए जाते हैं उस पर उसको रोकना। अगला नेक्स्ट है, ये 36वें है, 30वें नहीं है, ये है 36वें। अभी जो हुआ है ना 36 हुआ है, तो ये 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला ये राज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नेशनल गेम्स होते हैं, इस नेशनल गेम्स में डिफेंस अलग से पार्टिसिपेट करता है, रेलवे अलग से, कुछ डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी में ये सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक। क्योंकि डिफेंस के लोग हैं तो नेचुरल है कि वो बाकी लोग की अपेक्षा स्वस्थ ज्यादा होते हैं। प्लस डिफेंस में एक जो कोटा होता है वो खिलाड़ियों का ही कोटा होता है, तो उसमें बहुत सारे राज्यों के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको ले लेते हैं। तो अब जब वो डिफेंस के पार्ट हो गए तो डिफेंस की तरफ से वो जो है राष्ट्रीय गेम्स में खेलते हैं। तो इस बार जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, लगभग 31 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, 32 जो है सिल्वर और 35 के करीब जो है इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत के पहला पोजीशन इन्होंने हासिल किया। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये लोग थे। इसके अलावा जो है दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा। इसमें जो बिहार का पोजीशन था वो था 31st, सेकेंड लास्ट। बिहार का जो पोजीशन था वो क्या था? 31वां पोजीशन था बिहार का इस बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग टोटल कुल मिला के जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बिहार में चूंकि जहां शिक्षा की व्यवस्था, जहां शिक्षा खराब है
प्रशासन खराब है तो वहां बच्चे गेम्स क्या खेलेंगे? यहाँ नौकरी के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये तो गनीमत है कि दरोगा पुलिस की वैकेंसी आई थी तो लड़के इतने फिजिकली फिट दिख रहे हैं। जब आते तो हम कुछ लंबे लंबे बहुत सारे लड़के दिखते हैं, लेकिन भर्ती होंगे तो पता नहीं कहां से उसमें छोटे छोटे आ जाते हैं। ऐसे है सड़क पे से एकदम जो है 6-6 फीट के लड़के खूब सारे दिख रहे हैं, लेकिन जब भर्ती होगी तो पुलिस वालों को देख लेंगे और लड़के लड़कियों को देख लें तो सब 3-3 फीट वाली हैं सब, कि जोर से फूंक दे इसों को तो यहाँ से जो है डाक बंगला चौराहे पे चले जाएं। बिहार सरकार ने भर्ती किया हुआ है सुरक्षा के लिए। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो है संस्था कौन सी थी? सर्विसेज। ठीक है, सेकेंड पे कौन सा है? महाराष्ट्र। और थर्ड पे क्या है? बिहार का पोजीशन 31, 31वां। बिहार ने क्या जीता? ये हुआ कहां पे था? गुजरात में। गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। कहां पे हुआ था ये? नेक्स्ट कहां होने वाला है? गोवा में। नेक्स्ट कहां होने वाला है? ये पहले यही गोवा में होने वाला था, लेकिन गोवा ने कहा कि हम नहीं कराएंगे तो गुजरात ने करा दिया। ठीक, फिर अगला नेक्स्ट है कि एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये एशियन कप जो है ये फुटबॉल गेम्स है। कौन सा? ये फुटबॉल गेम। तो ये अभी जो 2023 का होने वाला है वो कहां पे होगा? कतर में। अभी कहां पे हो रहा है? अभी जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है कहां पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। आज जो फाइनल मैच होने वाला है फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक, क्या है? हाँ, तो वही का नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी वाला जो वर्ल्ड कप है कहां हो रहा है? कतर में। और ये जो एशियाई गेम होने जा रहा है फुटबॉल का, ये भी कहां होगा? कतर में। तो कौन करेगा इसको? कतर करने वाला। ठीक, कतर में ये होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कतर में सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो बस गेम ही करा देना है। तो जो 2023 में जो एशियन फुटबॉल गेम्स होने जा रहा है ये कहां पे होगा? ये कतर में। और अभी का जो वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल हो रहा है वो भी कहां हो रहा है? कतर में। ठीक, नेक्स्ट अगला है कि 36वें, ये प्रश्न ऊपर भी था लगभग, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। गुजरात और उसके 6 शहरों में इसको क्या किया गया? क्योंकि अभी वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेडियम बने हैं, गुजरात के पास ऑलरेडी पैसा ही बहुत सारा है। फिर नेक्स्ट है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिला के सिताबदियारा में किया गया? तो अभी जो 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, अक्टूबर को। तो उसी दिन जो है जयप्रकाश नारायण, ठीक, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने में, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। वैसे तो ये लोग कांग्रेसी विचारधारा के थे, लेकिन वो कांग्रेसी विचारधारा अलग थी, वो देश को आजादी कराने वाले कांग्रेसी विचारधारा, वो एक राजनीतिक दल नहीं था। इन लोगों ने उससे हट के एक अलग से समाजवादी दल बनाया। तो भारत में एक प्रमुख दल है, वो समाजवादी दल है हर राज्यों में। आप आंख बंद करके सुनती हैं कि सो जाती हैं? कल सो रही थी आप? तबीयत नहीं ठीक है आपकी? क्या हो गया बेटा? गला, खांसी, सर्दी, जुकाम? मेरे पास दवाई है, अभी आप ले लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक, मैं सबको दवाई भी देता रहता हूं, ओके? क्योंकि यहां तो कोई गार्जियन है नहीं, मैं ही आपका गार्जियन हूं। ठीक, डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 रुपया फीस लेगा, 1000 दवाई लेगा, तो सबसे सस्ता मैं दवाई भी दे देता हूं। ठीक है, तो चलिए, तो ये जयप्रकाश नारायण, इन्हीं की जो है 15 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। कहां पे? वैसे जयप्रकाश नारायण के नाम पे जो है पटना एयरपोर्ट का नाम क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। क्या क्या चीज? व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो, जब सत्याग्रह हुआ था तो भारत के कई राज्यों में हुआ था, तो भारत, बिहार के लोग इसमें भाग लिए थे। सबसे ज्यादा आंदोलन में बिहार के लोग ही भाग लिए। क्या? हाँ, तो विनोबा भावे थे। अच्छा, बिहार से कौन थे? तो देखो, मैं बता रहा था कि आप जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिहार की हिस्ट्री पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बिहार, जो भी आंदोलन हुए हैं भारत में, उसमें प्रमुख जो नेतृत्व मिला है ना, बिहार को। बिहार ये बिहार नहीं है जो अभी आज हम लोग सोच रहे हैं कि ये बिहार है, ये बिहार नहीं था। उसमें पूरा ईस्टर्न यूपी समाहित था, उसमें बिहार का एरिया था, कुछ झारखंड था ही, कुछ बंगाल का एरिया था, ये सब शामिल था। ठीक, तो आज भी यहाँ के लोग बहुत साहसी होते हैं इस मामले में, आंदोलन के मामले में,
और चूंकि शुरू से यहाँ पे ये लोग रहे हैं, यही काम किए हैं, तो बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना से लेके अंग्रेजों से प्रतिद्वंदता से लेके सब कुछ इन्होंने काम किया। तो जब वहां पे आंदोलन हो रहा था तो समझ लो वहां नहीं, यहीं पे आंदोलन हो रहा था। कोई ऐसा आंदोलन भारत में नहीं हुआ है जिसमें बिहार पार्टिसिपेट ना करे। तो इसीलिए जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था तो यहां भी हुआ था, ठीक। तो उसमें निश्चित रूप से अनुग्रह नारायण सिन्हा उसके पहले व्यक्ति थे। अगला जो नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। किसको घोषित किया है? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो बिहार से रिलेटेड रखते, तो इससे इनसे जुड़े हुए प्रश्नों पूछने की संभावना क्या है? बनी रहती है। तो जो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसने पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया? अपना आइकॉन। और बिहार का कौन बना है? बिहार का कौन है? मनोज तिवारी। बिहार जो चुनाव आयोग है उसने किसने बनाया है? मनोज तिवारी को, ठीक। हाँ, खाकी का ही बने, ठीक। हाँ, अब तो खाकी अब चेंज हुई है ना। हाँ, तो ये निर्वाचन, बिहार जो निर्वाचन आयोग के हैं मनोज तिवारी, और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के पंकज त्रिपाठी, ठीक। अगला नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित एक लता चौक का उद्घाटन किया है। तो कहां पे किया है ये? अयोध्या में। वहां पे बहुत बड़ा जो है वीणा लगवाया है, काफी ऊंचा जो है तांबे का बना हुआ वीणा लगा है। हमारे जैसे उसकी कॉस्टिंग लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए उसमें। 40 लाख रुपए उसमें खर्च हुए चौराहा बनाने में, ठीक है, लता मंगेशकर के नाम पे, जबकि अयोध्या से उनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि अयोध्या को आने वाले समय में एक जो है टूरिस्ट प्लेस प्लस एक रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण होगा जो आने वाले समय में बहुत सारे विदेश से लोग आएंगे तो उनके पास डिफरेंट चीजें भी तो होनी चाहिए। तो यही पहले ही नहीं होता था, अब ये धीरे धीरे किया जा रहा है कि जो भी भारत के ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जहां पे विदेशों से और अन्य जगहों से लोग आते हैं, तो वहां पे अन्य भी चीजें होनी चाहिए ताकि जाके उसको लोग देख सकें, वहां फोटो खिंचा सकें, वहां घूम सकें। तो ये सारा का सारा विकसित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनका धर्म में ज्यादा आस्था था, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो नई जनरेशन थोड़ा सा घूमने फिरने भी जाती है। कई लोग जो है जाड़े में घूमने जाएंगे, अभी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो घूमने जाएंगे, तो उसमें होता है कि धार्मिक यात्रा भी हो जाए, घूम भी लें, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो ये जो है कहां पे किया गया है? ये अयोध्या में। कहां बना गया लता चौक? अयोध्या में। नेक्स्ट अगला है, चूंकि मैं गया था ये देखने, क्योंकि जो लता चौक बनवाया है मेरे मित्र ने ही बनवाया, ठीक। और लता चौक के उद्घाटन के लिए वो गए थे लता मंगेशकर के घर, हृदयनाथ मंगेशकर जो उनके भाई हैं उनसे मिले और उन लोगों को इन्विटेशन दिया गया था। तो अयोध्या के जो है राजा परिवार के जो व्यक्ति हैं वो और वो जो अधिकारी हैं वो दोनों लोग गए हुए थे, तो हमको वहां से मैसेज किए थे कि यहाँ आए हुए हैं। वेरी गुड, ठीक। तो ये लता चौक उन्होंने बनवाया था, तभी मैं गया था दिवाली में, तो सब देखा होगा था उसको। अगला है, भारतीय राजनेता को फ्रांस, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? और ये मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। इसका सही आंसर है स्वाति पीरामल। क्या नाम है इसका? स्वाति पीरामल, ठीक है। ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। ये शशि थरूर मैंने इसीलिए डाला था कि आप लोग गलती कर दें, क्योंकि उनको भी पुरस्कार मिला, लेकिन पिछला वाला, ई वाला नहीं। अभी जो लेटेस्ट वाला है वो किसको मिला है? स्वाति पीरामल को मिला है, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। भारत की बहुत हेल्थ सेक्टर की प्रसिद्ध महिलाओं में से इनका नाम काउंट होता है, ठीक। तो सही आंसर क्या होगा? स्वाति पीरामल, ठीक। नेक्स्ट अगला है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां विकसित किया जा रहा है? कहां पे? अब ये भी देखो, ये भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ठीक है। ये पंजाब रोपड़ में। कहां पे? पंजाब के रोपड़ में विकसित किया जा रहा है, ठीक। ये हड़प्पा संस्कृति का। हाँ, जो एक और गुजरात में विकसित किया जा रहा है लोथल में, ठीक। तो वो जो है हड़प्पा काल से रिलेटेड जो क्या नाम कहते हैं उसको, बंदरगाह वाला, तो वो रोपड़ को विकसित किया, मतलब लोथल को विकसित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े संग्रहालय, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय के रूप में हड़प्पा संस्कृति का, वो कहां पे? पंजाब रोपड़, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
ये छोटे छोटे प्रश्न है जिसके गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको ये सब दिया है। अगला प्रश्न है कि पहली बार, ठीक, ये भी अभी का लेटेस्ट प्रश्न था कि पहली बार राज्य के किस राज्य के किसी गुज्जर पुलिस मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो क्या नाम है उनका? गुलाम अली। ये कश्मीर के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कश्मीर से इनको, जैसे मैं बताया ना कि जम्मू कश्मीर वगैरह में आप चले जाएंगे तो वहां जो मैक्सिमम जो मुस्लिम्स है, दे आर नॉट मुस्लिम्स, वो मुस्लिम नहीं है, दे ऑल आर कन्वर्टेड मुस्लिम। उनके किसी खानदान का संबंध जो है इस्लाम से नहीं, लेकिन ये है कि वह चूंकि वहां पे इतनी सारी चीजें हो रही थी कि लोग चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए वो लोग अभी भी अपनी पहचान उसी से जुड़े हुए हैं। मुसलमानों में कोई गुज्जर नहीं होता, कोई एससी नहीं होता, कोई ओबीसी नहीं होता, ये सब कॉन्सेप्ट जो है मुस्लिम में नहीं है। ठीक है, उसी पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि ऐसे लोग जिनका जो है जिन्होंने धर्म कन्वर्ट करा लिया, एससी लोगों को क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जो मिलता है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है। जो एससी एसटी ओबीसी है ना, उनको आरक्षण का मेन आधार क्या है? सामाजिक पिछड़ापन। तो जब सामाजिक पिछड़ापन तब होगा जब आप पर्टिकुलर किसी समाज में होंगे। आपने समाज ही बदल दिया तो फिर तो आप सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं रहे। तो जो लोग अपने को कन्वर्ट करके मुस्लिम इस्लाम धर्म में, या अपने को कन्वर्ट करके बौद्ध धर्म में, या अपने को कन्वर्ट करके जो है चले गए हैं क्रिश्चियनिटी में, क्या उनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए? तो यही हो रहा कि क्योंकि उस समाज में तो भाई पिछड़ापन है ही नहीं, तो क्यों आपको मिल जाए, तो इसीलिए उनको आरक्षण हटाने की बात हो रही। ठीक है, तो क्योंकि भारत है, तो भारत में चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई हो, जाति व्यवस्था हर जगह है। इस्लाम में जाति व्यवस्था लोग सोचते हैं कि नहीं है, है, भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत का मूल आधार ही जाति व्यवस्था है, जिसको कभी भी खत्म नहीं किया। जाति व्यवस्था को आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, जाति व्यवस्था के बीच में जो दूरियां हैं उसको क्या किया जा सकता है? जाति होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके बीच की जो दूरियां हैं उनको क्या कर दिया जाए? क्योंकि जाति का संबंध सामाजिक आधार पर नहीं है, जाति का संबंध है आपके विशेष कार्य करने से, कि आप कौन सा काम करते। सुनार का मतलब पिछड़ा नहीं होता। सुनार का मतलब क्या होता है? जो सोने का काम करता है। अहिर का मतलब पिछड़ापन नहीं होता। अहिर वो होता है जो दूध दही का बिजनेस करता है। तो बहुत सारे ऐसे अहिर लोग हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। ठीक है, अभी लोकसभा में गोरखपुर के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि सर एक जो है रेजिमेंट बनना चाहिए, अहिर रेजिमेंट, उन्होंने डिमांड किया है। ऐसे ही भारत में एक महार रेजिमेंट भी था। महार का मतलब चमार रेजिमेंट नहीं, उसमें जो छोटे स्तर पे भर्ती होंगे वो पर्टिकुलर उसी जाति से आएंगे, क्योंकि महार लोग भी बहुत बड़े योद्धा होते थे। ये बात अलग है कि वो चमड़े का काम करते थे, इसलिए उनको चर्मकार कहा जाता था, और चर्मकार अभ्रंश होते होते चमार हो गया। चर्मकार का मतलब नहीं होता है कि एससी एसटी या पिछड़ा हुआ। नाइक और एडिडास और रिबॉक जो बनाने वाले हैं सब, वो तो सब चमारे ना हुए एक तरह से भारतीय हिसाब से। तो गरीब लोग हैं वो लोग, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। जो रेड टेप बना रहा है शूज, वो क्या है? ठीक है, तो इसीलिए है, तो ये भी बनाया गया है। तो वहां के लोग भी अपने आप को जोड़ते हैं, तो वहां भी लोग अपने आप को कहते हैं हम मुस्लिम है। कौन सा? गुज्जर मुस्लिम। तुम गुज्जर मुस्लिम कैसे? मुस्लिम तो एक ही होता है। तो वहां है, इन्हीं सब चीज को वहां दबाया गया था। कश्मीर में क्या था ना, 4-5 परिवार थे और राजनीति में भी कुछ प्रमुख परिवार थे वहां के, उन्हीं को हाईलाइट किया गया था। अब वो सोचते थे कि हम जो चाहेंगे वही। तो अब वहां पे क्या क्या जो बाकी लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा, ताकि जो बाकी लोग बढ़ेंगे ना तो लड़ाई करेंगे कि हमारा देश है। तो ये कौन है? ये गुलाम अली। अगला जो नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे जो है रबर बांध गयारी डैम का उद्घाटन किया है? कौन सी नदी है ये? फल्गु नदी। ठीक है, ये इसके बारे में बताया जा चुका है। ठीक है, भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में? 12। अभी जो लेटेस्ट है कौन सी आई है? REC, रूरल क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन
ठीक है ना, ये अभी लेटेस्ट शामिल किया गया है, भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मद जीएसटी के अधीन नहीं है? कौन सा नहीं है? जो पेट्रोल और डीजल है वो जीएसटी के अधीन, इसीलिए अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत क्या है? अलग है। कहा गया था ना, जीएसटी का उद्देश्य क्या था कि एक देश एक कर, ठीक, एक देश में कर क्या लगा और एक दर भी होना चाहिए, ठीक। तो सारी जितनी भी वस्तुएं इसमें शामिल हैं उनका जो है पूरे भारत भर में एक ही रेट था, लेकिन पेट्रोल और डीजल को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब इससे क्या होता है कि राज्य सरकार है, जैसे बिहार में पेट्रोल महंगा है, लेकिन जहां जहां आप बीजेपी की सरकार है वहां चले जाएंगे तो आपको पेट्रोल लगभग 10 रुपए सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने उस पर टैक्स अपना जो है सीजीएसटी है, सॉरी एसजीएसटी है, उसको घटा रखा है। तो इसलिए वहां पे टैक्स कितना है? कम होने की वजह से वहां पे हर जगह आपको पेट्रोल 8 रुपए 10 रुपए सस्ता मिलेगा। तो चूंकि अभी ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए हर राज्य अपने हिसाब से उस पर कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट अगला है, फेमा 2000 का संबंध है, तो ये क्या है? ये फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सन 2000 में बना था। अभी अमिताभ बच्चन साहब गए थे कलकत्ता, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया है। क्या बोल दिया सेंटेंस? अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, ठीक है, कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। वो भी इसमें फंसे हुए थे, फेमा में वो भी फंसे हुए थे। अमिताभ बच्चन जितने शरीफ दिखते हैं उतने हैं नहीं, ठीक, बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है वो, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आदमी, ठीक। ऐसे तो ये जो है कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इन लोगों ने और इनके पिताजी ने खुले रूप से जब 1975 में यहां पे लगा था आपातकाल, समर्थन किया था, सरकार का समर्थन किया था कि कोई गलत नहीं है इसमें। उसको इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं माना, क्योंकि इन लोग की बहुत सारी पिक्चरें बन रही हैं और फ्लॉप हो जा रही। तो इन लोग को बड़ा दुख है इस बात का कि जो पैसा बॉलीवुड में आ रहा था धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो इन लोग का एक जो रुतबा था वो रुतबा क्या हो रहा है धीरे धीरे। अब नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं ना, तो अब हीरो कलाकार सब बदल गए हैं, साउथ वाले भी हिट हो गए हैं। साथ ही साथ क्या हो गया है कि आजकल जो छोटे छोटे लोग हैं उनके व्यक्तिगत लाइफ को दिखाया जा रहा है। पहले पढ़ाया जाता था, क्या पेपर में लोग पढ़ते थे कि करीना कपूर और अक्षय कुमार के बीच जो है प्यार मोहब्बत चल रहा है, आदमी फोकस करता था उस पर, पेपर में कही आता था। अब क्या आता है? अब आता है कि आईएएस की 5वीं टॉपर और आईपीएस के 6वें टॉपर के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा है। अब वो हट गया, तो अब ये हीरो हीरोइन ये बन गए, वो लोग हीरो हीरोइन क्या हो गया, हट गए लोग, ठीक। ये खान सर यहाँ जा रहे हैं तो गगन प्रताप यहाँ जा रहे हैं, तो राकेश यादव ये खाते हैं, तो अभिनव शर्मा यहाँ रोते हैं, तो अवध योजना सर ये काम करते हैं। अब ये सब आ रहा है, ठीक। विकास द्विवेदी सर ने ये बोल दिया तो फलानी सर ने ये बोल दिया। पहले होता था कि शाहरुख खान ने ये बोला, सलमान खान ने, तो उनका मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक। तो वो भी इसके अंतर्गत थे लेकिन छूट गए थे। तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो भी विदेशी मुद्रा अधिनियम है, कई लोग जो है इसमें लेन देन के घोटाले में शामिल होते हैं, ठीक है, जिसको हवाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी कुछ दिन पहले पनामा पेपर लीक हुआ था, उसमें भी इनका नाम था। ये लोग यहाँ का बहुत सारा पैसा ले जाके वहां क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे कोई पूछता नहीं कि पैसा कहां से कमा के लाए। पनामा जो देश है, ठीक है ना, तो वहां पनामा पेपर्स लीक हुआ था, उसमें भारत के बहुत सारे लोगों का नाम आया था। तो इसका संबंध किससे है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन से। अगला जो नेक्स्ट है प्रश्न वो है, जब किसी देश का जीडीपी विकास दर गिरने लगे एवं लोग बेरोजगार होने लगे, ये कई जगह का की के छोड़ दिए हैं। जब किसी देश का जीडीपी विकास दर गिरने लगे एवं लोग बेरोजगार होने लगे, ये अवस्था जब लंबे समय तक रहे तो इसे क्या कहा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? मतलब दो काम हो रहा है यहां पे। पहला क्या काम हो रहा है? विकास दर जीडीपी गिर रहा है, विकास दर क्या हो रहा है, गिर रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं, और ये प्रोसेस लंबे समय तक चल रहा है। क्या हो रहा है ये? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मंदी। क्या कहते हैं इसको? मंदी, ठीक है। इसको कहते हैं रिसेशन। जब भी मार्केट में चीजें महंगी हो रही हैं,
चीजों का उत्पादन नहीं हो रहा है, लोगों का बेरोजगार हो रहा है, अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्षणिक चीजों के लिए महंगाई हो, तब तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई। लेकिन महंगाई बढ़ने से लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं, जब सामान खरीदेंगे नहीं तो उसका उत्पादन भी नहीं होगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ विकास दर भी क्या हो जाएगा, घट जाए। और ऐसी स्थिति लगातार 2 तिमाही यानी 6 महीने तक बनी रहे तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, मंदी। क्या कहते हैं इसको, मंदी। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला है, गेहूं उत्पादन के मामले में पहला स्थान किस देश का है, चाइना। गेहूं और चावल दोनों में पहला स्थान किसका है और दूसरा स्थान किसका है, भारत का। दूसरा स्थान किसका है, भारत, ठीक। क्योंकि वहां पे जो है वांगो और यांगकिशिक्यांग, ये जो 2 नदियां हैं, इसके बीच का जो भी क्षेत्र है, दोआब का एरिया, बहुत ही फर्टाइल लैंड। वैसे ही भारत में जो है गंगा यमुना दोआब, ये भी जो है विश्व का फर्टाइल लैंड, ये दूसरा फर्टाइल लैंड है। ऐसे ही तीसरे में चले जाएंगे तो अमेरिका में है। अमेरिका में 2 प्रमुख नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। तो इनके बीच का जो एरिया है वो भी खाद्यान्न उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता, ठीक। उसके बाद चले आएंगे तो रसिया और यूक्रेन में डेन्यूब और डेनिपर नदी, उसके बीच का एरिया, ठीक, वो भी बहुत पॉपुलर एरिया है खासकर खाद्यान्न उत्पादन के। बाकी आप पूरे विश्व में चले जाएंगे तो हर जगह नहीं मिलता है। फिर चले जाएंगे आप अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में चलेंगे तो वहां पे पराग्वे नदी है, उसके आसपास का एरिया बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ठीक। बाकी दुनिया में और कहीं आपको इस तरह का फर्टाइल लैंड नहीं मिलेगा। यूरोप में कहीं भी अनाज बहुत ज्यादा नहीं होता, फ्रांस में होता है और क्या नाम है, इटली में होता है। इटली में लोम्बार्डी में चावल होता है, फ्रांस में भी चले जाएंगे तो वहां पे चावल होगा, ठीक। चले जाएंगे यूक्रेन, तो यूक्रेन इज द पार्ट ऑफ एशिया, एशिया से जुड़ा हुआ एरिया है, भले उसको यूरोप भले मानते हो, काफी पोर्शन उसका जो एशिया से प्रभावित है। तो वहां जो यूक्रेन का एरिया है वो वहां पे गेहूं का उत्पादन होता है, जिसको स्टेपी कहते हैं, ठीक। इसीलिए अभी जो है विश्व में कई देशों में महंगाई आई हुई है सिर्फ वहां की लड़ाई की वजह से। तो गेहूं उत्पादन के मामले में पहला स्थान किस देश का है भाई, चीन का, ठीक। नेक्स्ट अगला है, शून्य रेखा बांग्लादेश से किस राज्य की भारतीय सीमा बनाती है, ये कौन सा है, त्रिपुरा। कौन सा है ये, जो त्रिपुरा है, ठीक। इसको मैंने बताया भी है आपको, ठीक है ना, इसको मैंने कई बार बताया है, इसको समझाया है, इसको दिखाया है। जब आपको इंडिया के बारे में पढ़ा रहा था तब भी, जब बांग्लादेश के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैं इसको दिखाया था। यहां देखेंगे तो ये जो है ये वाला एरिया, ये एरिया दिख रहा है 3 तरफ से, ये 3 तरफ से क्या है, ये घिरा हुआ, ये त्रिपुरा है, किससे घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश। तो इसके तीनों तरफ से घिरा हुआ। और यहां से पूछा जाए कौन कौन से देश राज्य लगते हैं इसमें, तो एक मिजोरम टच करता है, और यहां पे कौन सा टच करता है, ये आसाम। कौन सा है ये, आसाम। ये मणिपुर वगैरह टच नहीं करता है, यहां मिजोरम टच करता है, और क्या टच करता है, ये आसाम। कौन सा, मेघालय को कहां टच कर रहा है, दिख रहा है। इसलिए आधारित एक प्रश्न है, क्योंकि यहीं पे त्रिपुरा में ही क्या बन रहा है, विश्व बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध का विश्वविद्यालय बन रहा है ना, यहीं कहां पे, त्रिपुरा में। तो ये 0 लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको शून्य रेखा भी कहते हैं। तो इसका, हाँ, तो क्या शून्य रेखा किस राज्य के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट अगला है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है भाई, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के। इसके बारे में बता भी चुका हूं एक बार, कई बार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न के तरफ हम लोग आते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ये कुछ जल प्रपात है, ठीक, और ये राज्य है, ठीक। तो दूध सागर, तो आपको ये गोवा नहीं, गोवा, ये गोवा, ये तो मालूम है दूध सागर कहां पे है, ये गोवा में, ठीक। अब ये एक थोड़ा सा ये है किलयूर, नाम से लग रहा है साउथ इंडियन है, ये कहां का है, ये तमिलनाडु। ये बरकना कहां का है, ये कर्नाटक। और ये दुधुमा कहां का है, ये उड़ीसा। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या है इसका, कौन सा है, ये बी, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ये ठीक, बी।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अब इसमें पूछा गया है क्या, ये प्रायद्वीपीय भारत की, किसकी पूछा है ये? तो अब ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन है भाई? तब क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगर सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाए तो सबसे लंबी नदी सिंधु हो जाएगी, पूरब से लेके पश्चिम बह रही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या? प्रायद्वीप। क्या लिखा है उसमें? प्रायद्वीप। तो जब प्रायद्वीप पूछा जाएगा तो नर्मदा होगी, और ऐसे अगर सिंपल प्रश्न पूछ दिया जाए तो सिंधु नदी है, लेकिन सिंधु का बहुत छोटा ही क्षेत्र भारत में पड़ता है, ठीक है, जो लद्दाख और के एरिया में है वो। बाकी जो उसका मैक्सिमम एरिया है वो पड़ता है कहां पे? तो वो पाकिस्तान के एरिया में और इधर तिब्बत के एरिया, चाइना के एरिया में पड़ता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? नर्मदा। अगला है, पंजाब में स्थित हरिके बैराज का संबंध किस नदी से? मैंने बताया था कि दो नदियों के संगम पे बनाया गया है, कौन है? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास। और ये भी बताया गया था जो ब्यास है ये ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में मिल जाती है। ये सिंधु की ऐसी सहायक नदी है, ठीक, जो पाकिस्तान में नहीं जाती, भारत से ही निकलती है और भारत में ही कहां पे आके मिल जाती है? सतलज। तो ब्यास सतलज में आके मिल जाती है, और इसी ब्यास और सतलज के पास से बैराज निकाला गया जिसका क्या नाम है? हरिके बैराज। और इसी से पानी जाता है किसमें? इंदिरा गांधी नहर में। इंदिरा गांधी नहर में किस बैराज से पानी जाता है? यही हरिके बैराज से। किससे जाता है ये? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सतलज एवं ब्यास, ठीक। अगला नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये जो है टोंस नदी है। कौन सी है ये? टोंस। ये यमुना की सहायक नदी है, टोंस नदी, और दो राज्य के बीच में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन सा है ये? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखो, भारत ने इस क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से काम किया है और कर रहा है अभी, कि भारत की बहुत सारी नदियों पे जो है ये जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही। ये जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगी, और अभी भी हैं। वरना जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों ने जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करना शुरू किया है, अगर कोई अन्य देश होता ना तो इतनी बिजली बन भी नहीं पाती। लेकिन दो तीन काम इतना बढ़िया यहां पे हुआ। एक तो ये हुआ कि एलईडी बल्ब और रॉड आ गए, और आ ही नहीं गए, भारत सरकार के प्रयास से ये 1-2 साल में गांव गांव तक पहुंच गए। वरना जब बल्ब से आया था आपका सीएफएल आया था तो 150-200 का मिलता था, और आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले की, 12 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये आया तो सरकार ने इसको जो है घर घर में 10 रुपए के रेट से बंटवाना शुरू किया, और सरकार की योजनाओं के, जबकि इसमें वास्तव में 10 रुपए का बल्ब है ही है ये। इस बल्ब में बहुत ऐसा कुछ होता ही नहीं कि महंगा हो। ऊपर प्लास्टिक है, नीचे हल्का सा मेटल है, और देखे होंगे कि उसमें 4 चिप टाइप का लगा होता है, ठीक, छोटा छोटा, वो बहुत सस्ता आता है। अगर सरकार ने प्रयास नहीं किया होता तो यही बल्ब ये 500-500 रुपए के मिल रहे होते। तो सरकार ने एक और बना रखा है, ये जो ट्यूब लाइट है ना, ये जो भी 10 और 12 वाट के हैं, इस पे सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन जहां आप 20 वाट 40 वाट पे जाएंगे तुरंत इसका दाम 3 गुना हो जाता है, 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाता है इतना ही बड़ा, लेकिन नाम बढ़ गया क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी, क्योंकि फिर वो लग्जरी के रूप में यूज करते हैं लोग। तो इन के वजह से भारत में आज बहुत आसानी से आपको बिजली मिल रही, वरना आज से 20 साल 30 साल पहले जनसंख्या हमारी आधी से भी कम थी, लेकिन तब भी घर घर में बिजली नहीं थी, और 24 घंटे में मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली आती थी। आज 24 घंटे बिजली है, जनसंख्या हमारी लगभग 2.5 गुने हो गई है, और यही नहीं हुई है, एक एक आदमी 10-10 20-20 बल्ब यूज कर रहा है, पंखा एसी दुनिया भर का यूज कर रहा है, फिर भी बिजली की कमी नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान जाता है इन सारी की सारी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं, ठीक। क्या बाबू? ये दोनों के बॉर्डर पे, हाँ, किसाऊ जो है स्पेशली इसमें राज्य नहीं पूछेगा। जब भी देखना जल विद्युत परियोजना पूछता है ना, पूछता है किस नदी पर है। जब भी आप जल विद्युत परियोजना देखेंगे तो क्या पूछेगा? किस नदी पर। जैसे भाखड़ा नगर 2 राज्यों में है, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, तो किस राज्य को मारोगे? तो क्या? लाभान्वित राज्य।
तो जैसे क्या होता है, आप जैसे मान लो ये बन रहा है तो स्वाभाविक है इससे पहला लाभान्वित राज्य तो हिमाचल प्रदेश होगा, दूसरा उत्तराखंड होगा, तीसरा पड़ोस में दिल्ली है वो भी होगा। तो दिल्ली और हरियाणा भी पड़ोस में ही है, वहां भी जल विद्युत से जाएगा, प्लस उत्तर प्रदेश है उसको भी लाभ मिलेगा। तो अब ये है कि ये दोनों राज्य मिलकर किसको बिजली दे रहे हैं। तो नॉर्मली वहां से 4 और 5, अब तो और भी बहुत बढ़िया बनने जा रहा है धीरे धीरे ना, सरकार के प्रयास से और नए नए तकनीक से एक बहुत अच्छा ये बनने जा रहा है कि हर व्यक्ति अपना बिजली खुद बनाए, आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है, अभी थोड़ा सा महंगा है वो, 1 से 1.5 लाख का इंस्ट्रूमेंट आता है छत पे, बड़े बड़े जो है सोलर पैनल लगा दीजिए। हाँ, अगर पूरा गांव में तो दुनिया भर की जगह खाली है और उसे सारे के सारे बैटरी चार्ज होते हैं। अब बैटरी से चलने वाले जितने भी हैं पूरा का पूरा बिजली उसी से चल रहा है, अब वो कंज्यूम हो रहा है पूरा। तो बिजली ऐसा नहीं कि आप कहीं एक जगह रख दें, बिजली कहीं भी एक जगह रखी नहीं जा सकती, वो कहीं से उसका वोल्ट घटा बढ़ा के उसको ट्रांसफर ही किया जा सकता है, उसको रखा नहीं जा सकता। तो सरकार ने ऐसा कर दिया है कई राज्यों में कि आप लोग अपने छत पे इंस्ट्रूमेंट लगाइए, बिजली उत्पादन कीजिए और जो एक्सेस बिजली होगी उसको हम ले लेंगे। तो वहां लगा हुआ सिस्टम तो वो ले लेते हैं और जो भी है उसका पैसा होगा वो आप उससे काट के आपको दे दिया जाएगा। दूसरे लोग से क्या करेंगे, उसको बेच देंगे और आपसे क्या ले लेंगे, पैसा। तो ये अभी धीरे धीरे और शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के 10-12 साल लगेगा और तब पेट्रोल डीजल इससे बहुत ज्यादा मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? उसी से गाड़ी आपका चार्ज हो जाएगा, नीचे कार चार्ज हो जाएगा आपका, उसी से बाइक चार्ज हो जाएगा, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी किस नदी बन रहा है, ये टोंस नदी पे। नेक्स्ट अगला है कि रॉयल सीमा क्षेत्र का संबंध भारत के किस राज्य से? तो ये है आंध्र प्रदेश। किससे है ये? आंध्र प्रदेश के लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो तिरुपति बालाजी वगैरह है ना एरिया, वो सब नीचे का एरिया रायल सीमा ही कहलाता है। माने आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती एरिया उसको क्या कहते हैं? रायल सीमा। अच्छा, इस रॉयल सीमा के बारे में आप लोग कब सुनेंगे? जब आप टीवी देखेंगे और सुनेंगे कि वहां पे चक्रवात आया हुआ है जिसके कारण आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा एरिया प्रभावित है। तो आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? रॉयल सीमा। ठीक। नेक्स्ट अगला है कि महोगनी और आबनूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो ये क्या है? ये सदाबहार वन। क्या है ये? भारत में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या यूं कह ले कि जो भी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। एक तो गर्मी का एरिया है और अभी जो ज्यादा जहां खत्म होगा, तो जैसे हम लोग होली मना के अपने शरीर का मैल साफ करते हैं, वैसे सारे के सारे पेड़ पौधे भी अपने जो पुराने पत्ते उनको क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है ना? तो भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक। लेकिन ये जो महोगनी और आबनूस है ये कहां पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ठीक। नेक्स्ट अगला है, किस राज्य में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नहीं है? कहां पे नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, राजस्थान में है क्या? रावत भाटा, और कर्नाटक में क्या है? कैगा। कर्नाटक में क्या है? कैगा। लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। ऐसे महाराष्ट्र में भी है, ऐसे ही आपका जो है तमिलनाडु में भी है, और शायद गुजरात में भी है काकरापार। तो गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में। इतने, बिहार में नहीं। ठीक। बिहार अच्छा, वैसे कोशिश किया जाता है ना कि इस तरह के परमाणु ऊर्जा संयंत्र उन जगहों पे कम बनाए जहां पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा। क्या चीज नुकसानदायक है ना, यहां के लोग इतने जो है एक्टिव है ना कि उनको क्या मालूम कि कब क्या हो जाए। तो यहां होगा तो जो है लोग बहुत ज्यादा मरेंगे। इस तरह की कोई घटना घट गई ना, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब धीरे धीरे बहुत कम बन रहे हैं, इनको कैंसिल किया जा रहा है। पहले समय था कि बनाया जा रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारे जो बनाए गए हैं उसका उद्देश्य थोड़ा सा दूसरा है, परमाणु बम वाले के लिए। बाकी अब ये ज्यादा नहीं बनाया जा रहा है। ये शुरू किया गया था लेकिन बंद कर दिया गया। क्यों? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसी देश से लड़ाई हो जाए, अल्लाह के बम वहीं पटक दे,
वहां बम गिरा देगा तो नुकसान क्या होगा? पूरा का पूरा एरिया अपने आप साफ हो जाएगा, आपको बम गिराने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए इस जो है योजना को लगभग सभी देशों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसकी जगह सब फोकस कर रहे हैं अपना ये जो है सोलर वाले पे और जल विद्युत वाले पे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला है, त्रिपुरा की सीमा इनमें से किस राज्य से लगती है? अभी दिखाया था आपको, किससे लगती है? ये मिजोरम से लगती। ठीक है ना। वैसे बहुत सारे लोग हो सकता है सही नहीं कर, भूल गया हूं, किए हैं सब सही, और गलत किए हैं? सब लोग सही किए हैं, कुछ जो गलती किए हैं। तो ये मिजोरम से, मिजोरम और आसाम, मिजोरम और इन दोनों राज्यों से लगा है, बाकी किसी और से लगा नहीं, क्योंकि तीन तरफ से तो घिरा ही है बांग्लादेश से। अगला है, पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी है ये? मध्य प्रदेश में जो महादेव की पहाड़ी है वहीं पे पंचमढ़ी स्थित है। ठीक है ना। अमरकंटक का जो एरिया है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, जहां से सोन नदी निकलती है, वही वाला एरिया है। और ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी। ठीक, तो मध्य प्रदेश में है, किस पे है? महादेव पहाड़ी। क्या चीज? किसको? अच्छा, पंचमढ़ी को। अच्छा, अगला है, किस राज्य में सबसे कम विधानसभा की सीट है? किसमें है भाई? पुडुचेरी में कितना है? 30, मिजोरम में 60, सिक्किम में 32, गोवा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं। पूछा क्या है? क्या पूछा है? राज्य। तो राज्य कौन सा होगा? सिक्किम। ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग गलत आंसर दे देंगे पुडुचेरी, क्योंकि वो राज्यों को पढ़ते ही नहीं है। और आप में भी से बहुत सारे लोग राज्यों को नहीं पढ़े। पढ़े सब? हाँ, तो ये जान जाओ, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पे कम विधानसभा सीटें। ठीक, तो पुडुचेरी में तो 30 ही है, लेकिन पुडुचेरी राज्य, बल्कि क्या है वो राज्य कौन सा है? सिक्किम। लेकिन हमारे संविधान में क्या कहा गया, कितनी सीटें होनी चाहिए? 60, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? लेकिन इन सबका निर्माण जो संविधान बनने के बाद हुआ, इसलिए विशेष संविधान में विशेष संशोधन के तहत इन राज्य बनाए गए और उसी के तहत इसमें विधानसभाओं की स्थापना की गई। ठीक है। अगला है नेक्स्ट, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? बहुत आसान प्रश्न है, बस इसमें पूछा गया है आपको एक राइट के बारे में पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 32। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अलर्ट है उस चीज के लिए कि भाई हम आपको आपका मूल अधिकार दिलाएंगे। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 32। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो राष्ट्रपति महोदया थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उनका भाषण मैं कल सुन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खासकर उन्होंने कोर्ट के बारे में बहुत अच्छा कहा। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि कोर्ट में जो है, वो बोली कि जब मैं उड़ीसा विधानसभा में चुनाव मतलब जीती थी और हमको ये कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, मैं जेलों का मैंने भ्रमण किया, तो वहां की सच्चाई मुझे मालूम चली। फिर जो है मैं झारखंड में गवर्नर रही तो मैंने इसके लिए प्रयास किया, अब राष्ट्रपति बन गई हूं तो आप लोग को भी इसके लिए प्रयास करना। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग के समाज में 3 लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया, उनकी हम लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो उसमें बोला कि एक जो है टीचर, और एक बोला उन्होंने कि डॉक्टर, और तीसरा उन्होंने बोला वकील के बारे में। तो उन्होंने कहा कि टीचर तो फिर भी भगवान है, उनका तो अलग संबंध है, लेकिन वकील और डॉक्टर 2 लोग ऐसे हैं कि हम उनके पास तभी जाते हैं जब बहुत ज्यादा कष्ट और परेशानी में होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर और जो है वकील साहब हैं, लोगों का खेत जमीन सब बिचवा देते हैं। तो कुछ आप इसके बारे में सोचिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही लास्ट में कि हमने कुछ बातों को अधूरा रखा है, आप लोग उसको पूरा समझिएगा। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। ठीक, तो 60 से कम, अगला है 60 से कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्यों का समूह कौन सा है? कौन सा ऐसा है जिसमें 60 से कम है? अब देखो, सिक्किम में कितना है, गोवा में, पुडुचेरी में 30,
बाकी ये मणिपुर इसमें आ जाएंगे तो ये सब 60 वाले हैं सब। ये दिल्ली तो 70 वाला है, ये नागालैंड, ये सब जो है मणिपुर, ठीक है, ये सब जो है ये 60 वाले हैं सब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा ना कि 60 से कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्यों का समूह, तो कोई ऐसा नहीं जो 60 से कम वाला। जब समूह आ गया ना तो समूह में ये शामिल हो जाएगा। ठीक, हम हमेशा क्वेश्चंस में बेस्ट ऑप्शन की तलाश करते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ये सिक्किम, गोवा और पुडुचेरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इधर आते हैं हम लोग। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए 1977 में एक समिति का गठन हुआ? कौन थे वो? अशोक मेहता। 1957 बना था बलवंत राय मेहता का, और 1977 में क्या बना? अशोक मेहता का। ठीक है ना? तो इन दोनों के, बाकी केवी सिंह का नहीं, एलएम सिंह भी हैं जो बने, और ये स्वर्ण सिंह, इनका तो जो है मूल कर्तव्य था। तो 1977 में जो बना था वो कौन सा था वो? अच्छा, मैंने टेलीग्राम पे जो है पंचायती राज का डाल दिया। ठीक, उसमें जितना भी मुझे अच्छा इंफॉर्मेशन मिल सकता था उसको पर्टिकुलर बैठ के बनाया हूं और बना के सब डाला। उस तरह का नोट्स कोई नहीं है मार्केट में, तो उसको बैठ के क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सारी चीजें हैं, वो जो है कल ही टेलीग्राम पे मैंने उसको डाला। ठीक, चलिए अगला जो नेक्स्ट है वो ये है कि भारत का अटॉर्नी जनरल कब तक पद धारण करता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। उसका कोई टाइमिंग फिक्स, बस लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या है? अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा है 76 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद है 346। क्या है ये? 346 में कहा गया है कि कोर्ट की जो भी कार्यवाही है वो किस भाषा में होगी? इंग्लिश में। इसी पे अब धीरे धीरे ना प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्यों हिंदी, क्यों इंग्लिश में? तो इस सरकार प्रयास है कि लोकल भाषा में भी होना। वाई ओनली इन इंग्लिश? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है, जिस पे कार्रवाई चल रही है उसी को नहीं समझ में आता, और ये जज लोग जो है अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। अभी मैं एक देख रहा था, जज साहब बोल रहे थे, तो उसमें व्यक्ति एक अपनी बात कह रहा था। ठीक, अब कोर्ट ऐसा है कि आदमी खुशी खुशी तो जाता नहीं, परेशान रहता है, मानसिक तनाव में रहता है। जज लोग अपेक्षा करते हैं कि उनसे जो है बहुत तमीज से बात किया जाए। तो अपनी बात कह रहा था, तो कह रहा था कि वकील साहब को बोलने दीजिए। अब वकील साहब काम ही नहीं किए तो बोलेंगे क्या? क्या सर, सब सारा काम मैंने किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि कोर्ट में कैसे कार्रवाई चलती है? बस यही काम गड़बड़ कि कोर्ट में कैसे कार्रवाई चलती है कागज पत्तर के हिसाब से, कि अपराधी छूट जाते हैं और हजारों लाखों अपराधी जो हैं जेल में हैं और करोड़ों केस पेंडिंग है। अगर आपकी प्रक्रिया सही होती तो ये समस्याएं नहीं होती। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और भी कही राष्ट्रपति महोदया ने, कि अक्सर मैं बैठती हूं तो लोग कहते हैं जेलों की संख्या बढ़ाई जाए। कहना जी जेलों की संख्या घटाई जाए, केसों की संख्या घटाई जाए। तो एक तरफ हम विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जेलों की संख्या। ये राष्ट्रपति महोदया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 346। नेक्स्ट अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्य नदी जल विवाद के संबंध में उपबंध किए गए हैं? अनुच्छेद कौन सा है? ये कौन सा है जिसमें नदियों के बारे में बहुत सारे, जैसे खासकर जो है जो नदियों का विवाद है, एक तो नदियों का विवाद आपका वो दक्षिण भारत में कावेरी वाला है, तो अक्सर राज्यों के बीच में नदियों का विवाद आ जाता है। तो इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान बनाया गया है? अनुच्छेद 262। और इसके तहत सुनवाई कहां पे होती है? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे? जब भी दो राज्यों के विवाद का मसला होगा तो सुनवाई कहां पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे होगी ये? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 262। नेक्स्ट अगला है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 1833 के एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल।
ठीक है, क्यों बना दिया गया? देखो 1873 के अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और मुंबई इन दोनों के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। तो जो कलकत्ता का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया और उसके अधीन कहां के हो गए गवर्नर? तो बंबई और मद्रास वाले। ठीक, जब 1833 का अधिनियम बना तो अब ये बहुत सारे एरिया जीत चुके थे, तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और फिर अभी आएगा 1857 की क्रांति, तो ये गवर्नर जनरल का पद बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? वायसराय। क्या हो जाएगा? वायसराय। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1833 का एक्ट। अगला है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी नंबर लगाइए। क्यों? मूड किया लगा दिया, संडे है इसलिए सोचा कि लगा दे। कितने लोग इस पे टिक मारे हैं? हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू? नो। संसद भंग हो जाएगी, अच्छा। राष्ट्रपति शासन लागू होगा, नालायक, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन कहां लागू होता है? राज्य में ना। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। राज्यसभा से कोई फर्क पड़ने वाला, ये अधिकांश सजेशन दे लोग देते हैं, तो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट अगला है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर क्या होता है? मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। इसका चयन किया जाता है, जो सदस्य हैं वही मिलकर क्या करते हैं? उसको चुनते हैं। क्या करते हैं? निर्वाचन का मतलब क्या होता है? जनता चुनती हो। मनोनीत करने का मतलब कि राष्ट्रपति के पास अधिकार के मनोनीत कर ले, और नियुक्त करने का मतलब कि जो भी बड़ा पद पे है राष्ट्रपति उसको नियुक्त करे। तो नियुक्त नहीं होता, क्या होता है? ये चयनित होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक। फिर अगला है, निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? बहुत आसान, पुलिस क्या है? राजस्व। बाकी जो परमाणु शक्ति है, रक्षा और टेलीफोन, जो भी कम्युनिकेशन है, विदेश विभाग है, ये सब किसके अंतर्गत है? संघ सूची। नेक्स्ट अगला है, किस शासक के काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बंट गया? कनिष्क के काल में, जब चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ कहां पे? कश्मीर के कुंडल वन में। तो वहीं पे ये जो बौद्ध धर्म है दो पार्ट में बढ़ गया, हीनयान और महान। जो गौतम बुद्ध के पुराने सिद्धांतों को मानते थे हीनयान, और जिन्होंने उसमें काफी मॉडर्नाइजेशन कर दिया, काफी कुछ आधुनिक चीजों को शामिल कर दिया, तो क्या हो गया? वो महायान। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलर शाखा है? महायान। कौन सी है ये? महायान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। ठीक, मैक्सिमम महायानी बनेगा। ठीक, यही सबसे बड़ी खासियत है कि विश्व के अधिकांश जो धर्म हैं वहां पे जो उनका लिबरल पंथ है वो हावी हुआ। जैसे आप जाएंगे तो पूरे विश्व में जो है, क्रिश्चियनों में जो है कैथलिक को कम मानते हैं, प्रोटेस्टेंट को ज्यादा मानते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है आधुनिक विचारधारा। हिंदू में भी आएंगे तो बहुत सारी जो आधुनिक विचारधाराएं वो शामिल हो गई। बौद्धों में भी यही हुआ, जैनों में भी यही हुआ, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम में जो उनके जो है सुन्नी संप्रदाय है उसके लोग ज्यादा मानने वाले हैं, जबकि जो है उनके शिया संप्रदाय वाले लोगों की मानने की संख्या क्या है? कम है। बाकी धर्मों में जो मॉडर्नाइज हुआ वो, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। अगला है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था भाई? तो राजकीय भूमि से नहीं, जोते जाने वाली भूमि नहीं, राजकीय भूमि थी। राजकीय भूमि, जोती जाने वाली भूमि नहीं। कौन सी? जो राजकीय भूमि थी। तो राजकीय भूमि से जो आए, राजकीय भूमि को हम जो है सीता कहते थे। ठीक, और उससे जो हमें इनकम होता था उसको भी सीता कहते। तो जो भी राजकीय भूमि कहीं आ जाए तब आंसर क्या लिखेंगे आप? सीता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जोते जाने वाली भूमि नहीं, राजकीय भूमि, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आया तो क्या लिख देंगे आप? सीता। क्या लिख देंगे आप? सीता। नेक्स्ट अगला है कि भारत में कलेक्टरों की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके काल में हुई थी? किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले जो है जिलाओं में कलेक्टरों की नियुक्ति की। ठीक है,
जिला में कलेक्टर की नियुक्ति किसके काल में? 1872 में, 1872 में। अब आप कहेंगे कैसे सर? तो इसके पहले क्लाइव साहब ने एक व्यवस्था लागू की थी जिसको कहते थे डुअल सिस्टम, द्वैध शासन। द्वैध शासन में क्या था कि जो टैक्स वसूलने का काम जो है वो अंग्रेज लोग करते थे और प्रशासन का काम जो है वहां की लोकल जो राजा थे वो करते थे। लेकिन जब 1872 में आया तो इसने द्वैध शासन हटा दिया और हटाने के बाद हर जिले में इसने कलेक्टरों की नियुक्ति की ताकि वो टैक्स को वसूल करके अंग्रेजों को दें। तो जो कलेक्टरों की नियुक्ति किया है, किसने नियुक्ति किया है? सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स। किस सन में? 1872। अगला नेक्स्ट है, गदर आंदोलन या पार्टी का मुख्यालय कहां था भाई? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे था ये? सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर काल अनुक्रमिक रूप में लगाइए। मैंने सबसे पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी, फिर कौन सी? सबसे पहले क्या हुआ? चंपारण। क्या हुआ? चंपारण। फिर क्या हुआ? अहमदाबाद। फिर क्या हुआ? नहीं, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना। हाँ, सत्याग्रह किस बात पे? रॉलेट एक्ट पे। हाँ, 1919 में, अप्रैल 1919 में। ठीक है, वेरी गुड। और फिर सत्याग्रह सभा के संस्थापक, ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 43। तो 21। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? ये सत्याग्रह सभा। तो ये जो सत्याग्रह सभा बनी थी, क्यों बनी थी? तो अगर उपरांत बनेगा तो इसके बाद आएगा। लेकिन ये बना क्यों था? जो रॉलेट एक्ट बना था, कौन सा? रॉलेट एक्ट जो बना था, ठीक है ना, काला कानून, इसके विरोध में क्या बना? सत्याग्रह। गांधी जी ने बनाया था क्या? सत्याग्रह सभा। उसका विरोध कर रहे थे तो उसकी स्थापना हुई और उसी में जो है जगह जगह पे जो है मीटिंग और भाषण हो रहे थे। और यही जब मीटिंग और भाषण वैसाखी के दिन हुआ तो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 एंड 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि डलहौजी की राज हड़प नीति में कौन सा सही है? डलहौजी ने भारतीय राज्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अलग अलग नीतियां लागू किया, ये सही है? 3 उसने कानून बनाया था। एक बनाया था कि कोई भी गोद नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा है कि प्रशासन के हिसाब से सही चलना चाहिए, और तीसरा उसने टैक्स के हिसाब से बनाया था। तो उसके लिए उसने 3 अलग अलग नीतियां बनाई थी। और हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल, सबसे पहले जो जिस राज्य को इसने हड़पा था वो कौन सा राज्य था? सतारा, महाराष्ट्र का सतारा। तो दोनों क्या है? सही है। तो इसका क्या लिखा है कि कौन सा इसमें सही है? तो सही आंसर क्या है? 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में किसे श्रेणी या श्रोणी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार, ठीक है। और कुड़ी किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को। कुटिल नीतियों के कारण इसको क्या कहा जाता है? कुड़ी, ठीक है ना। और किसको चंड कहा जाता है? प्रद्योत को। ये जो अवंती का शासक था प्रद्योत, जिसको जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, इसका दोस्त था वो, उसको उसकी नीतियों का चंड कहा जाता था, ठीक है ना। और ये जो है सैनिक था, और ये क्या था? कुणिक। क्या था ये? कुणिक, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि लिच्छवी दौहित्र किसका नाम था? लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकेंड का पुत्र समुद्रगुप्त। इसके जो है नाना जो थे वो लिच्छवी के थे। कहां के थे ये? ठीक है, वैशाली के। तो इसीलिए उनका जो है ये कहा जाता है दुहिता का पुत्र, दौहित्र। दुहिता माने होती है बेटी, तो बेटी का ये बेटा था, तो इसीलिए इसको कहते हैं लिच्छवी दौहित्र। कौन था लिच्छवी दौहित्र? इसी तरह लिच्छवी दौहित्र ये भी था अजात शत्रु। इसकी मां कहां की थी? लिच्छवी की थी, वैशाली की। ये भी लिच्छवी दौहित्र था और ये भी लिच्छवी दौहित्र था, ठीक है, दोनों लोग थे। अगला नेक्स्ट है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक का। कौन सा था?
यही कर्नाटक का उन्होंने अंतिम अभियान किया, उसके बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सबसे अंतिम जो उनका अभियान था वो कौन सा था, कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट अगला है कि शेर शाह ने असरफी, रुपया और दाम नामक सिक्के चलवाए। ये किस किस धातु के बने थे? तो जो असरफी हमेशा होता है किस चीज का होता है, वो सोना का। किसका होता है? जो स्टैंडर्ड उसने रुपए चलवाए थे किसके, चांदी के। और दाम किसका था, तांबा। जो कॉमन यूज में अक्सर होता था वो कौन सा यूज होता था, दाम। इसीलिए एक जो है शब्द अभी तक यूज हो रहा है, किसका कितना दाम है। क्यों? क्योंकि आम जनता दाम ही यूज करती थी, तांबे का सिक्का, ठीक। और इसका जो चांदी का सिक्का था, इसका स्टैंडर्ड सिक्का था, जो बाद में मुगलों ने और उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको चलाया, ठीक। जो भारत का वर्तमान रुपया कहा जाता है। शुरुआत करने वाले तो चंद्रगुप्त थे मौर्य, अरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेकिन बाद में वो रुपया कहा जाता था, चांदी के सिक्के। तो इसने भी चलाया, उसका क्या नाम था, रुपया। और किसका बना होता था वो, और असरफी किसका बना होता था, और दाम किसका बना होता था, तांबा, ठीक। नेक्स्ट अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? कौन सा? इंडियन ओपिनियन। कि हम भारतीयों का क्या ओपिनियन है अंग्रेजों के बारे में साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने इस ओपिनियन को किस किताब में छापा था, इंडियन ओपिनियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडियन ओपिनियन। फिर नेक्स्ट है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? किसने? लॉर्ड माउंट बेटन ने। लॉर्ड माउंट बेटन ने। जब भारत और पाकिस्तान की घोषणा हुई, ठीक है ना, जब हो रहा था, तो उस समय जो है नोआखली बांग्लादेश की सीमा पे, ठीक, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हो रहे थे, उस दंगों को बचाने के लिए खुद ही वहां पहुंच गए थे। बाद में इनके साथ जो है खान अब्दुल गफार खां भी साथ में आ गए थे, फिर अन्य सारे नेता पहुंचे। तो इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको क्या कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। किनके पहुंचने से जो है सारा का सारा वहां पे लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, रुक गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बायोलॉजी की तरफ आते हैं हम लोग। सबसे छोटी प्लांट सेल कौन सी है भाई? नाम ही से लग रहा है, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। क्या है ये? सबसे छोटा प्लांट सेल, ठीक है। तो सबसे छोटा प्लांट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अगला जो नेक्स्ट है वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन। बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक। कोल्ड ड्रिंक में जो है बहुत ही एक्सेस मात्रा में जो है चीनी होता है, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा उसमें होती है, शुगर, ठीक। तो ये जितना कम यूज कर सके आदमी यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं। फिर बाइकार्बोनेट होता है। कभी भी प्यास लगे तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग तो हीरो हीरोइन से प्रभावित थे। ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है। और जितने अनपढ़ गवार हीरो हीरोइन थे सब, चाहे वो सलमान खान हो वो भी हाई स्कूल पास हैं, चाहे करीना मैडम हो वो हाई स्कूल पास हैं, जो है आपके आमिर खान का भी वही हाल है, ये सब हाई स्कूल वाले हैं सब। और ये सब प्रचार करते हैं पैसा लेके। तो इसीलिए ब्राजील के पुर्तगाल के जो सब रोनाल्डो साहब हैं, उन्होंने क्या किया, साइड कर दिया, नीचे से हटा के उसको रख दिया। और इसके हटाते ही जो है कोका कोला का जो मार्केट है उसका 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, रातों रात। वहां के लोग पीना ही बंद कर दिए, वास्तव में जहर है। तो अमेरिका में चले जाएंगे तो वहां कोका कोला चाहे आप 600 ml लें या चाहे 2 लीटर का बोतल लें, कीमत दोनों की एक ही होती, ठीक। क्या कह रहे थे, बोलिए। कहा कौन बुलाता है किसको? मीडिया वाले कौन हमारे बड़का ज्ञानी है सब। मीडिया में दरअसल क्या होता है ना कि मीडिया में एक होता है पत्रकार और एक होता है एंकर। दे आर एंकर, दे आर नॉट पत्रकार, यही डिफरेंस है। पत्रकार अलग चीज होता है। पत्रकार वो जो बैठ के पढ़ता रहता था, जाके रिपोर्टिंग करता था, एक एक जगह एक एक चीज घूमता था। इस समय जितने भी बड़े बड़े आपको पत्रकार ये दिख रहे हैं ना, ये स्टूडियो से बाहर जाते हैं नहीं, मर्सिडीज से निकलते हैं, अपने घर जाते हैं। रवीश कुमार को आप देख रहे हैं बहुत दिन से वो जो है कमरे में ही पड़े हैं, अब बाहर निकले हैं। उनका देखिएगा, उनके घर से स्टूडियो में भी नहीं जाते थे वो, और 200 करोड़ रुपए का मालिक हैं। तो बेसिकली दे आर एंकर्स, दे आर नॉट पत्रकार। पत्रकार वो होता है जो जाके गली गली मोहल्ले देख देख के
लोगों से पूछ पूछ के। तो कब पूछने जाते हैं? चुनाव में खाली, और कोई घटना घट जाए तो ये तो और नालायक है, ये तो पॉपुलर हो गया, उसके बाद ये भी वही काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसको लग गया कि अब आरजेडी की सरकार आई, कहीं पूछे तो पीट देंगे सब, इसलिए अब ये पूछता है नहीं। जाना चाहिए ना छपरा, इसको 72 लोग मरे हैं सर आपसे, गया क्या? नहीं, अब नहीं जाएगा। तो उसका मेन काम था, हो चुका। तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? ये कैफीन होता है उसमें। तो पत्रकार में और क्या नाम है एंकर में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेब के फल में लाल रंग का क्या कारण है भाई? एंथोसाइनिन। लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर। गाजर भी लाल होता है, ठीक। गाजर का एक लालपन जो है, जो हल्का सा पिंक टाइप का होता है, पीलापन लिए, वो कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन एक जो लाल गाजर आती तो उसमें भी क्या होता है? लाइकोपिन। लेकिन ये जो पीलापन और लालपन मिला होता है, ये किसके कारण होता है? ये कैरोटीन। आइए, जेंथोफिल किसमें होता है भाई? किसमें? नहीं, इसको लिखा था, जो भी पीला रंग होता है, पीले रंग का कारण क्या होता है? जेंथोफिल। तो जो भी रंग, ये सारे के सारे जो है वर्णिलवक हैं, वर्णिलवक जो कलर को डिसाइड करते हैं। तो अब इन्हीं वर्णिलवकों को क्या किया जा रहा है कि अलग अलग जो है प्लांट में डाल डाल के कलर चेंज कर दिया जा रहा है। तो अभी कुछ सालों में ये सब आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो है पहले कि अलग अलग रंग का टमाटर, नीले रंग का टमाटर, जैसे आग आता है ना, क्या नाम है उसको, नहीं बैगन तो आते ही, वो तो 3-4 कलर के हैं। शिमला मिर्च आ रहे हैं कई, तो वो तो खैर नेचुरल है। एक ब्रोकली आप देखे होंगे, गोभी का भाई, हरे रंग का, तो वो भी नेचुरल है खैर, लेकिन अभी बहुत सारे आर्टिफिशियल की तैयारी हो रही है, ठीक। तो ये जो है एंथोसाइनिन के कारण उसका रंग क्या होता है? लाल। अगला नेक्स्ट है कहा गया, हाँ, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा? कौन सा है ये? सेलुलोज। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये जितनी भी मीठी चीजें होंगी उसमें पाया जाएगा, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे देखो अनाज में भी ये सब होता है। अनाज खाओगे ना तो गेहूं को चबाने लोगों मीठा लगने लगेगा, चावल को खाओ मीठा लगने लगेगा, मक्के का खाओ मीठा, हर चीज में ग्लूकोज होता है। फल में भी ग्लूकोज होता है। जो भी सब मीठा लग रहा है किसके लिए कारण हो रहा है? तो जो भी फल होता है, खासकर जो फ्रूट्स होते हैं, जो भी मेन प्रोडक्ट है, उन सब में ये चीजें होती। और जितने भी प्रकार के प्लांट हैं उन सब में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर नेक्स्ट अगला है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? और मानव के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक, उसमें पौ जुड़ जाएगा और उसमें हट जाएगा। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, ठीक है ना। अगला है ट्रैफिक पुलिस किस कोशिकांग को कहा जाता है? किसको? लाल जी का है। किसको कहा जाता है? अभी थोड़ा सा बायोलॉजी पे अध्ययन करना शुरू किया है मैंने, ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे बायोलॉजी फिर से अच्छा लगने लगा। मुझे बेसिकली बायोलॉजी में का स्टूडेंट था मैं जब 9th पढ़ता था तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता था, सोचता था कि डॉक्टर बनेंगे, ठीक। पता नहीं कहां से दिमाग घूम गया और मैथ ले लिया मैंने। मुझे बायोलॉजी लेना चाहिए था क्योंकि यूपी बोर्ड में मेरा जो है 91 नंबर आया था 100 में, ठीक। तो मैं सोचा कि यही लूंगा, लेकिन फिर मैथ ले लिया, पता नहीं कहां से आईआईटी दिमाग में घुस गया, और उसको फिर आर्ट्स पेपर ले लिया, आईएएस दिमाग में घुस गया, तो इधर से उधर हो गया। तो अभी इस पे स्टडी कर रहा हूं। तो किसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस? गोयल जी काय को। अब एक प्रश्न, एक नीचे वाला बड़ा अच्छा प्रश्न है, धारा प्रवाह की दिशा होती है, क्या होती है भाई? ऐसे तो आप पढ़ चुके हैं, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है उसके अगेंस्ट में, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा? धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये है तो प्रोटॉन का मूवमेंट ये होगा, और जब ये प्रोटॉन का मूवमेंट है तो यही जो है आपके धारा की दिशा भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धन आवेश के दिशा में, जहां पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में होगा उसमें। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी। अगर धन आवेश नहीं लिखा है, ऋण आवेश, तो क्या कहेंगे? ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अगर ऋण आ गया तो ऋण आवेश की दिशा के विपरीत, और धन आ गया आवेश तो धन आवेश की दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला है कि किसी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत आसान, रेटिना पर कैसा बनेगा? बिंब से छोटा। आभासी की वास्तविक? क्या? वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा बनता है, ठीक। और सीधा की उल्टा? उल्टा। और क्या बनता है? उल्टा। दिमाग में जब ये जाता है तो उसको क्या कर लेता है? वो सीधा कर लेता है और साइज उसके हिसाब से देख लेता है। लेकिन ये सबके लेंस की खासियत नहीं होती। हाथी का लेंस थोड़ा सा उल्टा होता है, वो पहचानने, वो जो है उसके यहां जो है, जो बिंब बनता है वो बड़ा बिंब बनता है, तो उसको चींटी भी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। ये बात मनुष्यों को मालूम थी कि इसकी आंख में अलग सिस्टम लगा हुआ, इसीलिए मनुष्य उसको बहुत आसानी से बेवकूफ बना लेता है, ठीक, क्योंकि उसके यहां सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो हमारे यहां जो है ये रेटिना पे जो बनता है ये उल्टा बनता है, छोटा बनता है, और दिमाग में जाता है तो इसको प्रॉपर साइज में करके और सही कर लेता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिंब से छोटा। नेक्स्ट अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत और क्या है? वसा। फैट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी, ठीक है ना। ये प्रोटीन, खनिज और विटामिन, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता, पर एनर्जी किससे मिलता है हमें? अगला है, विटामिन सी की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता, ठीक है। एनीमिया जो है, एनीमिया की कमी का बहुत बड़ा कारण क्या है? विटामिन B6, इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। अरक्तता, यहां एक शब्द छूट गया, अरक्तता, ठीक है, एनीमिया। फिर नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 9th का प्रश्न है ये। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है भाई? NaCl में क्या होता है? कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, ठीक। तो ये बहुत ही पहला जब उन्होंने पढ़ा था तो यही सेंटेंस में पढ़ा था, NaCl वाला। एक उसको दिया, एक उससे लिया, एक में 17 और एक में 11 होता है ना, तो वो 17-11 वाला एक चला गया, 17 में तो 18 हो गया, ये भी 2 और 6 जो है 10 हो गया, 2 और 8 10 हो गया। नेक्स्ट अगला है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुविक भार या परमाणु भार क्या होगा? परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो प्रोटॉन कितना है? 10, न्यूट्रॉन कितना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर प्रोटॉन ना दिया रहे, पूछा रहे कि इलेक्ट्रॉन 10 है न्यूट्रॉन, तब भी क्या होगा? 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, वेलोसिटी इसकी बढ़ा दी जाए, तो संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ए और बी दोनों सही, कोई नहीं, दोनों से। वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो P = m/v होता है, तो mv, पहला P = mv, तो क्या कर दिया गया? ये डबल कर दिया गया, तो m × 2v बराबर हो गया 2mv, तो इसका डबल हो गया। और यहीं पे काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, तो ½ m, ये डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये 4 गुना, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों आंसर सही हैं, तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, इसका मेन कारण क्या है? कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, जिसके कारण ये झाग उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। तो इसको काटने का सबसे सटीक उपाय है किसमें? रिन साबुन में। रिन साबुन किसी भी कपड़े में, किसी पानी में यूज करेंगे तो साफ कर देता है, तो उसमें जो सब डाले हुए हैं सब केमिकल इस व्यवस्था को सही कर देता है। अगला नेक्स्ट, हम कपड़ा रिन साबुन से ही धोते हैं, खुदे धोते हैं। वॉशिंग मशीन जो है
हमको समझे नहीं दे कैसे वो ऑटोमेटिक में। ठीक, अगला नेक्स्ट है सुरक्षा फ्यूज में लगातार बना होता है, बहुत ही आसान है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, बहुत कम पे बिल्ड हो जाता है। तो किसका बना होता है? जस्टे सीसा और टिन के मिश्र धातु से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जहां पे उस पर लोड बढ़ेगा, ओवरलोडिंग होगा, बस क्या हो जाता है, गल जाएगा, और गलने से परिपथ जो है टूट जाएगा, तो बिजली का प्रवाह क्या हो जाएगा, उसमें बंद हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है 65 का ए। नेक्स्ट अगला है किसी बंदूक से गोली छूटने के बाद बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, देता नहीं, देती है। इसका क्या कारण है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इक्वल एंड अपोजिट। तो कौन सा हो गया ये? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना कि जब भी आपको यहां पर किसी को मारेंगे तो आपको भी चोट लगता है, क्योंकि क्रिया के विपरीत क्या होती है? बस अंतर यही होता है कि उसका गाल सॉफ्ट होता है तो उसको ज्यादा समझ में आता है, आपका हाथ थोड़ा सा हार्ड होता है, समझ में कम। हाँ, कभी उतना ही दीवार पे मार के देखिए तो आपको ऐसा जो है कि हाथ में चोट ज्यादा लगता है। क्यों? कि एकदम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, लेकिन ये हार्ड ज्यादा है, उसको नहीं महसूस हुआ, आपके हाथ में महसूस हुआ। तो ये जो भी पृथ्वी, अरे क्या जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे बंदूक हो, चाहे तोप हो, चाहे टैंक हो, जो भी पीछे की ओर हट रहा है, उसका मेन कारण क्या है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगला है सोनार। निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परिवर्तन पर। ध्वनि के परिवर्तन, क्योंकि ये सोनार क्या करता है, जो भी गहराई में, खासकर समुद्र में, चीजों को डिस्टेंस मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जाता है वहां पे और वापस लौट के आता है, तो इसकी स्पीड से उसके डिस्टेंस के बारे में जानकारी हो जाती है। ठीक है, और जब डिस्टेंस की जानकारी हो जाती है तो जो भी करना हो करते हैं। तो इसी को तोड़ने के लिए भारत के जो है डीआरडीओ ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक, जिसके बारे में आपको मैं पीडी में पढ़ाऊंगा। पीडी तो तैयार हो चुका है, कल ही पढ़ा दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, पढ़ा के ही भेजेंगे आप। अगला है किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या होता है भाई? वस्तु के घनत्व और वस्तु के घनत्व के अनुपात नहीं, वस्तु के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात। वस्तु के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उसका आपेक्षिक घनत्व। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला है एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, आयतित नहीं होती, आपतित होती है, माने उस पर ऐसे सीधे गिरती है। तो ये जो लौटेगी कितने डिग्री पे लौटेगी? तो क्या लिखा गया हो, तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री। जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी ये। तो इसके बीच में अगर ऐसे आती है और ऐसे लौटती है तो ये आपका परावर्तन कोण होता है ना, ये आपतन कोण। और ये क्या हो गया? जब सीधे ही आ रही तो सीधे ही लौट जाएगी, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0। तो सही आंसर क्या होगा? कोई 90 भी मारा है क्या? कितने लोग 90 मारे हैं? 90 दिख रहा था, लंबवत पड़ रहा था, इसलिए इसमें परावर्तन कोण पूछा है। ठीक है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0। आपतन कोण क्या है? 0। क्योंकि जो भी कोण मापा जाता है वो इस के तहत नहीं, ये जो लंबाई ये जो है इसके आधार पे मापा जाता है, इसके आधार पे नहीं मापा जाता। नेक्स्ट अगला है कि हाँ, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या है? तो मालूम है कि क्या होता है उसका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो m(s - 2) तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक। अगला है निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? प्लेटिनम, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है। आजकल बहुत सारे खिलाड़ी यही पहनना शुरू कर दिए, अब सोना नहीं पहन रहे हैं, प्लेटिनम पहन रहे हैं। लेकिन प्लेटिनम बेकार चीज है, महंगा है बात अलग है, कठोर है बात अलग है, लेकिन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं। हमारे शरीर के लिए सोना चांदी लाभदायक है, ये तब तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हम लोग सोने का गहना इसलिए नहीं पहनते हैं कि बड़ा लाभदायी होता है। सोना का गहना पहनने से बहुत सारे हमको जो है शरीर को लाभ होते हैं। ठीक, ये जो लड़कियां कान को छिदवा के पहनती हैं, ये सुंदरता के लिए नहीं, नाक को छिदवा को पहनती हैं जो सुंदरता के लिए नहीं। पहले पुरुषों के कान भी छेदे जाते थे, सबका एक कर्ण बहनों दोनों होता था, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, क्योंकि ये फैशन में आ गया। ये फैशन नहीं है,
ये हमारी मेडिकल साइंस की जरूरत है। ठीक, तो ये सबसे कठोर धातु इसमें कौन सा है? प्लेटिनम। अगला है कि माउथ वॉश या टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? अच्छा, नमक डाला रहता है, सुहागा डाला जाता है। क्या उसमें डाला जाता है? सुहागा। ठीक, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है ना, नमक नहीं, जो सफेद सफेद होता है, जो अलग से एक, जब आप माउथ वॉश मुंह में डालेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक और क्या है टूथपेस्ट डालेंगे तो एक अलग से सनसनाहट आपको लगती है, और ये सनसनाहट इसी सुहागा के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये सुहागा। ठीक, हाँ क्या? हाँ नहीं, मिंट की तरह, हाँ मिंट की तरह जो लगता है, तो किसके कारण होता है? ये सुहागा कारण। ये सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है। ठीक है, नमक तो अब होने लगा है ना, क्योंकि हमारे यहां प्राचीन व्यवस्था में हम लोग क्या करते थे कि नमक और तेल, सरसों तेल लेके दांत पर रगड़ो, दांत चमकने लगता है। तो इसका जो है कोलगेट वालों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भारत के लोग जो हैं क्या करते हैं, नमक का तेल से मुंह धो लेते हैं। बाद में वही प्रचार करने लगा, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? ठीक है, तो मान लो कि हाँ हमारे नमक में जो है, टूथपेस्ट में नमक है। फिर उसके बाद आने लगा कि नीम, कोलगेट नीम वाला, क्योंकि भारत के लोगों को मालूम था कि ब्रश को किस किस चीज से करना चाहिए। ये जो हम लोग ब्रश करते हैं ये सही चीज नहीं है। ठीक है, जो नीम का दतवन है, कोई भी पेड़ पौधे का कोई भी दतवन लगा वो तुमको फायदा करेगा, क्योंकि सभी लोग करते थे। तो नीम ऐसा था जो एंटीबैक्टीरियल से पूरा मुंह साफ कर देता था। ठीक है, और हम लोग कई, एक चीज नहीं है, हमें याद है कि 7-8 तो दतवन मैं ही यूज किया हूं, नीम का भी, बबूल का भी, आपका क्या हो जाएगा, अमरूद का भी, बांस, हाँ बांस मिल गया तो बांसों लेके जो है उसे ही मुंह धो लेते हैं। फिर जो है जामुन, उसे ही मुंह धो लेते हैं। ठीक, हाँ, तो चूंकि हम लोग को ये मालूम था शुरू से, पपीता का पपीना में तो डंठल होता ही नहीं है, उसमें तो पत्ती होता है, तो उसका कैसे कर लेता है? मनी प्लांट का पपीता का करता है ना। सोडा, ये बिहार में पाया था, जिसका उपयोग जो है पानी को ठंडा करने के लिए, और इसको जो है पटाखा बनाने में यूज किया जाता है। बारूद है ये, क्या ये बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये पानी को ठंडा भी कर देता था। बिहार में कई जगह पहले सोडा पाया जाता था। ठीक, तो पानी को ठंडा करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता था। अगला है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगला है, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती, किसकी होती है ये? कैल्शियम। अच्छा, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की, जब हम गर्म करते तो नहीं सफेद सब जम जाता है वो, तो किसका होता है वो? बेसिकली वो पानी की अशुद्धियां होती, और पानी की अशुद्धियों में कौन सी शुद्धियां होती हैं? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? ये कार्बोनेट। तो यही जम जाते हैं सफेद रंग के। अगला नेक्स्ट है कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल प्रयोग किया जाता है। आप देख लेंगे तो चाहे कोई भी बर्तन होगा, जैसे नॉर्मली जो तावा होता है उसमें लकड़ी यूज करते हैं हम लोग, लकड़ी का लगा रहता है, और आजकल जितने भी नॉन स्टिक वगैरह आ गए हैं सब, तो उन सब में बेकेलाइट का लगा होता है। या कुकर देख लेंगे तो कुकर में जो काले रंग का होता है, किसका होता है वो? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट